हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे ब्रांच अकाउंटिंग और सीखेंगे कि किस तरीके से जो ब्रांचेस होती है उनके अकाउंट्स को प्रिपेयर किया जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ब्रांच अकाउंटिंग अकाउंटिंग तो हमें पता है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स दैट टेक प्लेस इन अ ईयर। तो जो भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए हम अकाउंटिंग करते हैं। बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ब्रांच? ब्रांच का मतलब क्या होता है? तो देखिए, जब भी बिजनेसेस या कंपनीज अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहती है फ्रॉम देयर प्रेजेंट लोकेशन टू अदर लोकेशन, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा बिजनेस दिल्ली में है राइट नाउ और मैं उसे ग्रो करना चाहती हूँ कि मेरा बिजनेस चेन्नई में भी हो, मेरा वेस्ट बंगाल में भी हो, मेरा मुंबई में भी हो, तो हम चेन्नई के अंदर क्या कर सकते हैं, अपनी ब्रांच ओपन कर सकते हैं। देखिए, मेरे पास टू ऑप्शंस हैं। या तो मैं किसी चेन्नई के पर्सन को बोल दूं कि तुम मेरे प्रोडक्ट्स ले लो, दिल्ली से मैं तुम्हें भेज दूंगी अपने प्रोडक्ट्स और तुम मेरे प्रोडक्ट्स को सेल करना कस्टमर्स को, और इसके लिए मैं तुम्हें कमीशन दूंगी ऑन परसेंटेज बेसिस या फिक्स्ड बेसिस पे। तो वो हो जाता है कंसाइनमेंट, कि दिल्ली में आपका बिजनेस है और आप चेन्नई में सेल करना चाहते हो, तो आपने चेन्नई में बैठे किसी पर्सन को बोला कि तुम मेरे बिहाफ पे मेरे गुड्स को सेल करोगे और इसके लिए मैं तुम्हें क्या दूंगा, कमीशन दूंगा, जो हमारा फिक्स भी हो सकता है, प्रपोर्शन भी हो सकता है। सिमिलरली वेस्ट बंगाल में सेल करना है तो वहाँ पे किसी को कंसाइनमेंट दे दिया, मुंबई में भेजना है तो वहाँ पे आपने किसी पर्सन को अपॉइंट कर दिया। बट यहाँ पे क्या होता था कि हम अपने कस्टमर्स के साथ डायरेक्टली डील नहीं कर पा रहे थे। बट यहाँ पर हम अपने कस्टमर्स के साथ डायरेक्टली डील नहीं कर पा रहे थे क्योंकि चेन्नई वाला पर्सन मेरे कस्टमर्स को क्या बोलता है, उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, वो मुझे नहीं बताएगा। तो इन दैट केस मैं चाहती हूँ कि मेरी खुद की अपनी एक ब्रांच, एक शॉप ओपन हो, एक आउटलेट ओपन हो, जाकि मेरी वहाँ पे जो मेरे ऑफिस के एम्प्लॉयज़ होंगे वो सारे एम्प्लॉयज़ मेरे होंगे, वो जो भी कस्टमर्स की प्रॉब्लम है वो सब मुझे आके बताएंगे। तो मैं क्या कर सकती हूँ कि वहाँ पे अपनी एक ब्रांच ओपन कर दूँ और अपने एम्प्लॉयज़ बिठा दूँ कि तुम मेरा सामान मैं तुम्हें दिल्ली से भेज दूँगी और तुम वहाँ पे जाके उन प्रोडक्ट्स को सेल करना। तो ये होती है ब्रांच, कि अगर हम अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं टू सम अदर फिजिकल लोकेशन, प्रेजेंट लोकेशन से अदर लोकेशन पे हम अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, तो हम वहाँ पे ब्रांचेस ओपन कर सकते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, चेन्नई ब्रांच। दिस कुड बी ब्रांच वेस्ट बंगाल एंड दिस इज अ मुंबई ब्रांच। अब इन सारी ब्रांचेस को ऑपरेट करने के लिए हमें एक हेड ऑफिस की ज़रूरत होती है। सो दिस इज़ द हेड ऑफिस। अब दिल्ली क्या बेच रहा है, चेन्नई में क्या सामान गया, कितना सेल किया, वेस्ट बंगाल में क्या ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, इन सबको कंट्रोल करने के लिए कोई एक लीडर भी तो चाहिए। तो ये सब आके किसको रिपोर्ट करेंगी, हेड ऑफिस को करेंगी। तो हेड ऑफिस कौन होगा, जो इन सब ब्रांचेस की रिकॉर्डिंग रखेगा कि तुमने कितना गुड्स लिया, कितना सेल किया, क्या क्या ट्रांजेक्शन्स हुई हैं। तो इन सब की कंट्रोल कौन करेगा, इन सबको मेंटेन कौन करके रखेगा, हेड ऑफिस। तो ये हेड ऑफिस होता है। अब देखिए, ब्रांच अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है। इट इज़ अ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स ऑफ डिफरेंट ब्रांचेस विद अदर ब्रांचेस। हम क्या कर रहे हैं कि जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं, जैसे अभी ऊपर मैंने 3 ब्रांचेस की बात करी, तो डिफरेंट ब्रांचेस की जो भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको हम रिकॉर्ड करते हैं विद अदर ब्रांचेस। अब ऐसा तो नहीं है कि ये ब्रांच इसके साथ कम्युनिकेट नहीं करेगी। तो हो सकता है मुंबई वाले ने वेस्ट बंगाल को गुड्स भेजे हो, वेस्ट बंगाल वाले ने चेन्नई को गुड्स भेजे हो, चेन्नई वाले ने फिर मुंबई को सेल किए हो गुड्स। तो यानी कि अदर ब्रांचेस के साथ आपकी क्या क्या ट्रांजेक्शन्स हुई है, कस्टमर्स के साथ आपकी क्या क्या ट्रांजेक्शन्स हुई है, और हेड ऑफिस के साथ आपने क्या क्या ट्रांजेक्शन्स की है, इन सबको रिकॉर्ड करने के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, ब्रांच अकाउंटिंग। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, जितनी भी ब्रांचेज हैं उन सब की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जो भी ट्रांजेक्शन्स हुई है उसी को हम बोलते हैं ब्रांच अकाउंटिंग। अब देखिए, हमारे पास 2 टाइप्स की ब्रांचेज होती हैं। सो टाइप्स ऑफ ब्रांचेस, इनलैंड ब्रांचेस या हम इसे होम ब्रांचेस भी कहते हैं। सेकंड होता है फॉरेन ब्रांचेस। अब इनलैंड ब्रांचेस कौन सी हो गई, ब्रांचेस दैट आर इन द सेम कंट्री वेयर देयर हेड ऑफिस इज सिचुएटेड। जहाँ पे हमारा हेड ऑफिस है, अगर आप उसी में ही आपकी ब्रांच है तो वो क्या हो जाएगा, इनलैंड ब्रांचेस। जैसे कि यहाँ पे था, तो ये सारी कौन सी स्टेट में आती है, ये सारी कौन सी कंट्री में आती है, इंडिया में आती है। तो हमारी कंट्री सेम है, तो ये भी इंडिया में है, ये भी इंडिया में, ये भी इंडिया में, ये भी इंडिया में। तो ये सारी कौन सी ब्रांचेस हो गई, इनलैंड ब्रांचेस हो गई। बट अगर एक मैंने यूके में भी ब्रांच खोल दी, एक ब्रांच मैंने यूके में खोल दी, या मैंने एक लंदन में ब्रांच खोल दी, तो ये वाली ब्रांच क्या हो जाएगी, मेरी फॉरेन ब्रांच हो जाएगी, क्योंकि ये डिफरेंट कंट्री में है। सो फॉरेन ब्रांचेस क्या हो गई, ब्रांचेस दैट आर सिचुएटेड इन अदर कंट्री। तो बाहर की कंट्री में अगर आप कोई ब्रांच ओपन करते हो तो वो हो जाती है हमारी फॉरेन ब्रांच। सो दिस इज द फॉरेन ब्रांच, यूके की ब्रांच है, लंदन की ब्रांच है। बट ये वाली जो सारी हमारी ब्रांचेस हैं, ये सारी कौन सी है, इनलैंड ब्रांचेस, बिकॉज दे ऑल आर इन द सेम कंट्री। एंड क्योंकि ये डिफरेंट कंट्री में हो गई, इट इज़ अ फॉरेन ब्रांच।
अब देखिए इनलैंड ब्रांचेस को आगे भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। तो डिपेंडेंट ब्रांचेस कौन सी होती हैं, जो कि पूरे तरीके से कंप्लीटली हमारे हेड ऑफिस पे डिपेंड करती हैं, वो हो जाती है हमारी डिपेंडेंट ब्रांच। और इंडिपेंडेंट कौन सी हो गई, जो हेड ऑफिस पर मेंटेन नहीं रहती, वो होती है इंडिपेंडेंट, यानी कि अपना फंक्शन खुद कर सकती है। डेफिनेटली रिपोर्ट तो हेड ऑफिस को करेंगी, बट डिपेंड नहीं रहेंगी कि हमें हेड ऑफिस पर ही डिपेंड रहना है कि वो हमें गुड्स भेजेगी तो हम सेल करेंगे कस्टमर्स को। जबकि डिपेंडेंट को क्या होता है कि जब तक हेड ऑफिस इनको गुड्स नहीं भेजेगा तब तक ये आगे कस्टमर्स को नहीं सेल कर सकते, तो इनको परचेज का ऑप्शन नहीं दिया जाता, जबकि ये इंडिपेंडेंटली काम कर सकती है। अब देखिए कुछ फीचर्स कर लेते हैं कि डिपेंडेंट ब्रांचेस के क्या क्या फीचर्स होते हैं। सो ब्रांच सेल गुड्स दैट आर सप्लाइड बाय एचओ, तो ये उन्हीं गुड्स को सेल करेगी जो एचओ ने दिए हैं। तो एचओ क्या करेगा कि एचओ अपने जो भी गुड्स है वो ब्रांच को देगा और ब्रांच फिर उन्हें कस्टमर को सेल करेगी। तो ये अपने आप जाके मार्केट से गुड्स परचेज नहीं कर सकते, इन्हें वही गुड्स सेल करने हैं जो हेड ऑफिस इनको सेंड करेगा। ऑल ब्रांच एक्सपेंसेस आर मेट बाय हेड ऑफिस, तो जितने भी ब्रांच के एक्सपेंसेस है वो कौन देगा, हेड ऑफिस ही देगा, यानी कि ब्रांचेस अपने खर्चे खुद नहीं कर सकती। सैलरीज देनी है, वेजेस देनी है, रेंट पे करना है, इंश्योरेंस पे करना है, तो ये सब किसको बोलेंगे, हेड ऑफिस को बोलेंगे। तो हेड ऑफिस जो है उनके अकाउंट में खुद ही क्रेडिट कर देगा। तो सारे ब्रांच एक्सपेंसेस हमारा हेड ऑफिस मीट करता है। ओनली पेटी कैश इज गिवन टू ब्रांच फॉर मीटिंग पेटी एक्सपेंसेस, हम क्या करेंगे, उन्हें सिर्फ पेटी कैश देंगे। अगर आपको स्टेशनरी बाय करनी है, कोई ट्रांसपोर्ट का खर्चा है, कहीं ट्रैवल करके जाना है, तो हम उन्हें एक छोटा सा पेटी कैश का अमाउंट दे देते हैं कि अगर आपको छोटे छोटे खर्चे कुछ आते हैं तो वो मीट करने के लिए बार बार हेड ऑफिस को परेशान ना करो, इसलिए हम आपको पेटी कैश दे देंगे। तो फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपीज़ जो है, हम आपको 10,000 रुपीज़ दे देंगे बिगनिंग ऑफ द मंथ में, और आप इसी में से अपने जो छोटे छोटे खर्चे हैं वो आप इसमें से एक्सपेंसेस को मीट कीजिए। ब्रांचेस सेंड द अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स एंड कैश सेल्स ऑन डेली बेसिस। अब ब्रांचेस को बोला जाता है कि जो भी कैश आपको रिसीव हो रहा है, अब कैश कहाँ से आएगा ब्रांचेस के पास, या तो वो कैश में सेल करेगी प्रोडक्ट्स को, और अगर उन्होंने क्रेडिट पे सेल किया है तो जैसे ही कस्टमर से या उनको कैश मिलता है उन्हें डेली बेसिस पे हेड ऑफिस को उनको अकाउंट में क्रेडिट करना होता है। तो ब्रांचेस जो है वो अपने नियर बाय में जो भी बैंक होगा वहाँ पे जाएंगी और उनके हेड ऑफिस के अकाउंट में उसको क्रेडिट कर देंगी। तो कैश सेल से कलेक्ट किया हुआ अमाउंट एंड डेटर से रिसीव किया हुआ अमाउंट, इन दोनों को जाके हेड ऑफिस के बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे डेली बेसिस पे। ब्रांचेस को अपने पास कैश रखने की परमिशन नहीं होती है, सिर्फ वो अपने पास कौन सा कैश रखेंगे, पेटी कैश रखेंगे। ओनली मेमोरेंडम रिकॉर्ड्स आर केप्ट बाय ब्रांचेस। अब देखिए ब्रांचेस जो होती है, ब्रांचेस डू नॉट मेंटेन अकाउंटिंग फंक्शंस फॉर देमसेल्फ। ब्रांचेस को मना किया है कि आप कोई भी अकाउंटिंग फंक्शन अपने लिए नहीं करोगे, क्योंकि अकाउंटिंग कौन करेगा, तुम्हारी हेड ऑफिस करेगा। तो जो भी ट्रांजेक्शन्स होती है उनकी रिकॉर्डिंग कौन करता है, हेड ऑफिस। ओनली मेमोरेंडम रिकॉर्ड्स आर केप्ट बाय ब्रांचेस। सिर्फ छोटे मोटे अकाउंट्स जो है वो ब्रांचेस अपने पास रख सकती है कि अगर कल को कोई पूछे तो वो दिखा सकती है कि कौन कौन से उन्होंने एंट्री की है। तो वो अपने पास स्टॉक रजिस्टर मेंटेन करेंगे। स्टॉक रजिस्टर, देखिए स्टॉक रजिस्टर नाम से पता चल रहा है कि स्टॉक का रजिस्टर, जिसमें वो ये रिकॉर्ड करेंगे कि कितना स्टॉक उनके पास हेड ऑफिस से आया, कितना स्टॉक उन्होंने हेड ऑफिस को वापस रिटर्न कर दिया, कितने गुड्स उन्होंने कस्टमर्स को सेल करे, कितने गुड्स कस्टमर से रिटर्न हो गए। तो इन सबकी रिकॉर्डिंग कहाँ पे करेंगे, स्टॉक रजिस्टर में करेंगे। नेक्स्ट है कैश बुक। कैश बुक हमें पता है कि जो भी हमारे कैश के एक्सपेंसेस होते हैं, तो कितना कैश उनको कस्टमर से आया, कितना कैश उन्होंने कैश सेल करके अर्न किया, तो कैश सेल्स को भी रिकॉर्ड करेंगे। तो जितना भी कैश आया और जितना कैश उन्होंने वापस हेड ऑफिस को जो है वो रेमिट किया, इनकी रिकॉर्डिंग करेंगे अपनी कैश बुक के अंदर। फिर एक पेटी कैश बुक मेंटेन करेंगे, जिसमें रिकॉर्ड करेंगे कि हमें हेड ऑफिस ने कितना कैश दिया था, उसमें से हमने कितने एक्सपेंसेस कर लिए, और एट द एंड ऑफ द पीरियड हमारे पास कितना कैश बचा है। तो पेटी कैश बुक अपनी मेंटेन करेंगे, जिसमें सारा पेटी कैश का ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होंगी। देन कस्टमर्स लेजर। कस्टमर्स लेजर मतलब कि अगर ब्रांचेस अपने कस्टमर्स को क्रेडिट पे सामान सेल करती है, तो कौन से कस्टमर को किया है, कौन सी डेट को किया है, कौन से गुड्स उनको सेल किए हैं, कब उनका क्रेडिट पीरियड ओवर होगा, तो सारी कस्टमर्स की जो डिटेल है जिनको हमने क्रेडिट पे सेल किया है, वो कहाँ पे मेंटेन की जाएंगी, कस्टमर्स लेजर में मेंटेन की जाएगी। नेक्स्ट है मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉर ब्रांचेस। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे 4 मेथड्स है कि हम अपनी ब्रांचेस की जो अकाउंट्स हैं उनको प्रिपेयर कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज अ डेटर सिस्टम, देन वी हैव स्टॉक एंड डेटर सिस्टम, देन फाइनल अकाउंट सिस्टम एंड होलसेल ब्रांच सिस्टम।
तो हमारे जो सिलेबस में है वो है ब्रांच डेटा सिस्टम एंड स्टॉक एंड डेटा सिस्टम। तो हमें सिर्फ कौन से मेथड्स पढ़ने हैं, डिपेंडेंट ब्रांच का डेटा सिस्टम एंड स्टॉक एंड डेटा सिस्टम, ये दोनों हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम इन दोनों सिस्टम को कवर करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा डेटा सिस्टम, कि हम किस तरीके से डेटा सिस्टम में अपनी ब्रांचेस की अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करेंगे। तो चलिए वो देखते हैं। डेटा सिस्टम, अब देखिए डेटा सिस्टम में क्या होता है कि हेड ऑफिस जो होता है वो एक सेपरेट अकाउंट बनाता है फॉर ईच ब्रांच। तो जो भी ब्रांच होगी उसके लिए एक पर्टिकुलर अकाउंट खोला जाएगा। तो अगर दिल्ली में ब्रांच है तो उसके लिए दिल्ली ब्रांच अकाउंट खोला जाएगा, चेन्नई में है तो चेन्नई ब्रांच अकाउंट खोला जाएगा, वेस्ट बंगाल में है तो वेस्ट बंगाल ब्रांच अकाउंट ओपन किया जाएगा। तो डिफरेंट ब्रांचेस के लिए डिफरेंट अकाउंट ओपन किए जाएंगे, लेकिन एक ही अकाउंट ओपन होगा। तो सेपरेट अकाउंट जिसे हम क्या बोलेंगे, कॉल्ड ब्रांच अकाउंट। तो उस ब्रांच का नाम क्या हो जाएगा, तो दिल्ली में है तो दिल्ली ब्रांच अकाउंट, लखनऊ ब्रांच अकाउंट, वेस्ट बंगाल ब्रांच अकाउंट, चेन्नई ब्रांच अकाउंट। तो उसके आगे उसकी लोकेशन लिख देंगे तो वो कौन सी हो जाएगी, ब्रांच अकाउंट हो जाएगा। अब देखिए ब्रांच अकाउंट का नेचर क्या है। ब्रांच अकाउंट जो है एक नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि इसका पर्पस है प्रॉफिट या लॉस एसरटेन करना। अब हम क्या चाहते हैं कि हम जानना चाहते हैं कि जो मेरी दिल्ली में ब्रांच है उसने पूरे साल में प्रॉफिट अर्न किया या लॉस इनकर किया, तभी तो मैं उस ब्रांच को कंटिन्यू करूंगी ना। तो जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एसरटेन करने के लिए कोई अकाउंट ओपन करते हैं तो उसे बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट। तो इट इज़ नॉट अ रियल अकाउंट, इट इज़ नॉट अ पर्सनल अकाउंट, क्योंकि इसका पर्पस है प्रॉफिट और लॉस को एसरटेन करना। तो ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है। अब देखिए बस सिस्टम को समझना स्टार्ट करते हैं। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला कि आप जो अपनी ब्रांच है उसे कंसिडर करो कि वो आपकी डेटर है, यानी कि एज आपने जो भी गुड्स हेड ऑफिस ने ब्रांच को सेल करे वो ब्रांच जो है उनकी कस्टमर हो गई। तो ब्रांच जो है हम उसे डेटर मान लेंगे, और जो भी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है वो डेटर के पर्सपेक्टिव से हम इसको रिकॉर्डिंग करेंगे, ना कि ब्रांच मान के। तो देखिए यहाँ पे 3 तरीके की ट्रांजैक्शंस होती है, हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में, ब्रांच एंड कस्टमर के बीच में। तो हेड ऑफिस जो है वो गुड्स भेजता है ब्रांच को, और ब्रांच उन्हें अल्टीमेटली सेल करता है कस्टमर्स को। तो यहाँ पे सेंड होता है गुड्स की और यहाँ पे सेल होती है गुड्स की। तो सेल किसको करता है, वो कस्टमर्स को करता है। बट यहाँ पे मेथड को फॉलो करते टाइम, तो चलिए पहले समझते हैं कि कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स होती हैं। मान लीजिए कि ब्रांच ने कस्टमर्स को गुड्स सेल करा, तो यहाँ पे बेड डेट हो सकते हैं, डिस्काउंट दे सकता है ब्रांच अपने कस्टमर्स को, क्रेडिट पे सेल करेगा तो क्रेडिट सेल होगी इन दोनों के बीच में, कैश पे सेल किया है तो इन दोनों के बीच में कैश सेल होगा। अगर कस्टमर्स ने गुड को रिटर्न किया है तो ये भी इन दोनों के बीच की बात है। पेटी एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच, अगर ब्रांच ने पेटी एक्सपेंस पे किया है तो भी इन दोनों के बीच की बात है, क्योंकि कस्टमर्स ब्रांच आउटसाइडर के साथ डील कर रही है। यानी कि ऐसी ट्रांजैक्शंस जो ब्रांच बाहर वालों के साथ इनकर कर रहा है, हमने उसकी रिकॉर्डिंग नहीं करनी। तो ये सारी की सारी ट्रांजैक्शंस अगर आपको एग्जाम में गिवन होंगी तो आपने इनको इग्नोर कर देना है, क्योंकि हम कौन सा सिस्टम अपना रहे हैं, डेटा सिस्टम। हमें कौन सी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी है, जो हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में हो रही है। जैसे कि गुड्स सेंड टू ब्रांच। अब हेड ऑफिस जैसे ही गुड्स ब्रांच को भेजेगा तो वो क्या लिखेगा, गुड्स सेंड टू ब्रांच, तो हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। फिर रिटर्न्स बाय ब्रांच, अब ब्रांच को कुछ गुड्स जो थे वो पसंद नहीं आए या कस्टमर ने वापस कर दिए तो ब्रांच वापस हेड ऑफिस को देगा। तो जो गुड्स कस्टमर ने रिटर्न किए थे वही वाले गुड्स यहाँ पे भी रिटर्न हो रहे हैं। तो रिटर्न अगर ब्रांच ने किया है तो वो भी इन दोनों के बीच में हो रही है, तो रिटर्न बाय ब्रांच आ जाएगा। ब्रांच एक्सपेंसेस पेड बाय एचओ, अब ब्रांच के कुछ खर्चे हैं जो हेड ऑफिस ने दिए, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि सैलरीज हो सकती हैं, वेजेस हो सकता है, रेंट हो सकता है, इंश्योरेंस, जो हेड ऑफिस खुद वहीं से बैठे बैठे अपने जो आउटसाइडर्स हैं उनको दे रहा है। तो ब्रांच के खर्चे हैं जो हेड ऑफिस मीट कर रहा है, तो इन दोनों के बीच क्या है, तो ब्रांच एक्सपेंसेस पेड बाय एचओ, तो ये भी रिकॉर्ड हो जाएगा। देन कैश रेमिटेड बाय ब्रांच, अब जो भी कैश हमने इसको बोला था कि तुम्हें जब भी कैश रिसीव होगा तो मुझे डेली बेसिस पे मेरे अकाउंट में क्रेडिट करोगे, तो ब्रांच जो है उनको कैश जो है उनको रेमिट कर रहा है, सेंड कर रहा है, तो इसकी भी रिकॉर्डिंग हम करेंगे। यानी कि ऐसी ट्रांजैक्शंस जो हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में हो रही है हम उन्हीं को रिकॉर्ड करेंगे, और ब्रांच को हम अपना क्या मान लेंगे कि ब्रांच हमारी डेटर है। हम कस्टमर्स को भूल जाएंगे, तो कस्टमर्स की जो ट्रांजैक्शंस होंगी ब्रांच के साथ हमने उसको इग्नोर करना है और हमें ब्रांच को ही अपना कस्टमर मानना है। तो हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी हमें सिर्फ उन्हीं को रिकॉर्ड करना है, ये सारी ट्रांजैक्शंस को आप भूल जाना है। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन होंगी, डेफिनेटली आपको गिवन होगी, बट कंफ्यूज नहीं होना, ओनली ब्रांच एंड हेड ऑफिस की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे।
अब देखिए रिकॉर्डिंग करते टाइम हमें दिखेगा कि हेड ऑफिस जब गुड्स को सेंड करता है ब्रांच को, तो वो 3 तरीके से सेंड करता है। या तो कॉस्ट प्राइस पे, मान लेते हैं कि 100 रुपये की कॉस्ट आ रही है प्रोडक्ट की, तो 100 रुपये पे उसको सेल कर सकता है, सेंड कर सकता है गुड्स। या फिर सेलिंग प्राइस पे, अगर सेलिंग प्राइस हमारा 150 है तो 150 पर सेंड कर सकता है गुड्स को। या फिर कॉस्ट प्लस फिक्स परसेंटेज, तो 100 प्लस 10% मान लेते हैं कि अगर देता है तो 110 रुपीज़ पे उनको सेंड कर सकता है। तो हेड ऑफिस क्या करता है, अपनी ब्रांच को इनमें से किसी भी प्राइस के ऊपर अपने गुड्स को सेंड कर सकता है ब्रांच को कि तुम इन्हें आगे कस्टमर को सेल करो। तो कॉस्ट पर भी दे सकता है, सेल पर सेलिंग प्राइस पे भी दे सकता है, या फिर कॉस्ट प्लस फिक्स परसेंटेज पर भी दे सकता है। अब आपको बुक्स में देखने के लिए मिलेगा कि अगर मान लो कि उसने 50% पे चार्ज किया तो 100 प्लस 50% 150। तो यानी कि हो सकता है कि अगर जो फिक्स परसेंटेज है वो भी हमारे सेलिंग प्राइस के इक्वल हो, तो ये दोनों अमाउंट इक्वल आ जाएंगे। तो इन दैट केस हमारा सेल्स प्राइस और हमारा ये वाला अमाउंट दोनों सेम आ जाएंगे। अब आप लोग पूछेंगे कि मैम ऐसा क्यों कि सेलिंग प्राइस पे उन्होंने अपने गुड्स को सेल किया, सेलिंग प्राइस पे अपने गुड्स को ब्रांच को दिया, कॉस्ट पे क्यों नहीं दिया। तो देखिए मान लीजिए कि हमारी जो ब्रांच है वो दिल्ली में है और मेरे जो प्रोडक्ट्स को मैंने ब्रांच को दिया है वो चेन्नई में है। मैं नहीं चाहती कि मैं चेन्नई वाले अपने एम्प्लॉयज़ को बताऊं कि मैं 100 रुपये का प्रोडक्ट 150 पे सेल करना चाहती हूँ। मैं इनको बताना ही नहीं चाहती चेन्नई वाली ब्रांच को कि मैं 50 रुपये पर प्रॉफिट 50 रुपये का प्रॉफिट अर्न कर रही हूँ। तो इन दैट केस हम उन्हें क्या सेल करेंगे, हम कहेंगे देखो 150 रुपये के गुड्स हम तुम्हें बेच रहे हैं या तुम्हें दे रहे हैं, तुम इन्हें कस्टमर्स को सेल करो 150 पर। तो चेन्नई ब्रांच को कभी पता नहीं चलेगा कि हमारे जो गुड्स की कॉस्ट है वो क्या है, दिल्ली वाला जो हमारा हेड ऑफिस है वो कितनी प्रॉफिट अर्न कर रहा है। तो इसीलिए हम उन्हें क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस की जगह सेलिंग प्राइस पर भी इशू कर सकते हैं या फिर कॉस्ट प्लस फिक्स परसेंटेज पर इशू कर सकते हैं, क्योंकि हम अपना एक्चुअल प्रॉफिट डिस्क्लोज नहीं करना चाहते। कि मेरी ब्रांच को मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहती कि मेरा प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कितना है जो हेड ऑफिस का है। तो इसलिए हम उन्हें गुड्स भेजेंगे तो क्या कहेंगे कि 150 रुपये के गुड्स है, तुम्हें इन्हें कस्टमर्स को सेल करना है 150 रुपीज़ पर। अब चेन्नई वाली ब्रांच को तो नहीं पता ना हेड ऑफिस में क्या कॉस्ट पड़ रही है, तो इसलिए इन तीनों में से कोई भी प्राइस आपको क्वेश्चन में गिवन हो सकता है, कॉस्ट प्राइस, सेल्स प्राइस या फिर फिक्स परसेंटेज। अब देखिए पीछे मैंने आपको बताया कि ब्रांच अकाउंट जो होता है कि हर ब्रांच का एक सेपरेट अकाउंट ओपन किया जाता है जिसे हम बोलते हैं ब्रांच अकाउंट। तो अगर हमारी दिल्ली में ब्रांच है तो वो कौन सी हो जाएगी, दिल्ली ब्रांच अकाउंट। सेम फॉर्मेट है, डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट एंड पर्टिकुलर अमाउंट। अब देखिए मैंने आपको बोला कि जब भी आप बनाएंगे तो आप डेटर्स की पर्सपेक्टिव से बनाएंगे। डेटर्स मतलब कि ब्रांच से हमें पैसा लेना है, तो ब्रांच इज माई डेटर। अब हेड ऑफिस क्या करता है कि हेड ऑफिस ये तो नहीं है ब्रांच को सिर्फ गुड्स सेल करेगा। अब ब्रांच हेड ऑफिस क्या करता है कि उनको फर्नीचर भी देता है क्या कि कस्टमर्स आए या ऑफिस एम्प्लॉयज़ पे बैठ सके, बिल्डिंग भी प्रोवाइड करता है, उनको बिल्डिंग भी प्रोवाइड कर जो भी बिल्डिंग हम देंगे तो उसका ओपनिंग बैलेंस ब्रांच के पास होगा। हमने उनके ओपनिंग स्टॉक दे रखा है तो ओपनिंग स्टॉक का बैलेंस उनके पास होगा। कुछ हमारे डेटर्स है जो उनके पास है तो ये उसका ओपनिंग बैलेंस होगा, और जो भी पैटी कैश उनको हमने दिया है उसका बैलेंस होगा। तो यानी कि हमारी जो ब्रांच अकाउंट है उनको हमने जो जो एसेट्स प्रोवाइड की है उनका जो भी ओपनिंग बैलेंस होगा वो कहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा, डेबिट साइड पे रिकॉर्ड हो जाएगा। आपको पता है कि जब भी डेटर को इंक्रीज़ करना होता है तो हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। तो ये सारा अमाउंट हमने अपनी ब्रांच से लेना है ना। हमने उन्हें बोला भी तुम्हें फर्नीचर दिया है तो ये अमाउंट तुम्हारे पास है, बिल्डिंग तुम्हें दी है, स्टॉक तुम्हारे पास है, हमारा ओपनिंग स्टॉक डेटर्स का है, और कैश या बैंक है या फिर पेटी कैश भी हो सकता है। तो इन सब का टोटल करके हमें ब्रांच से कितना पैसा लेना है। सिमिलरली इसका क्लोजिंग बैलेंस भी होगा। जब पूरा साल ख़त्म हो जाएगा तो फर्नीचर का कुछ क्लोजिंग बैलेंस बचेगा, बिल्डिंग का कुछ क्लोजिंग बैलेंस बचेगा, स्टॉक का कुछ क्लोजिंग बैलेंस बचेगा, डेटर्स का एंड कैश का। तो ये सारा पैसा जो है हम इसे क्लोजिंग में डाल देंगे। हम अज्यूम कर रहे हैं कि ब्रांच को मैंने ये पैसा दिया है और ब्रांच ने ये पैसा मुझे वापस कर दिया। एक्चुअल में जो ब्रांच है उसके पास ही है, फर्नीचर उसी के पास है, बिल्डिंग उसी के पास है, स्टॉक उसी के पास है। फिजिकली ये सारा स्टॉक जो है, जो भी एसेट्स है, ये किसके पास है, ब्रांच के पास है। बट अकाउंटिंग के टाइम हम मान लेंगे कि ब्रांच ने ये सारा सामान मुझे वापस कर दिया ईयर एंड पर, बल्कि जबकि फिजिकली मेरे पास नहीं आया। ये सिर्फ ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग करते टाइम मैंने अज्यूम किया कि ये सारा एसेट जो है वो मेरे पास वापस आ गई। ठीक है, इन रियलिटी अभी भी ब्रांच के पास ही है। तो ओपनिंग बैलेंस जो जो एसेट्स का होगा वो यहाँ पे आ जाएगा,
क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर कुछ गुड्स है जो ब्रांच उनको सेल करेगा, तो हेड ऑफिस जो है वो ब्रांच को कुछ गुड्स सेल करेगा, सेंड करेगा बेचने के लिए। तो एक नया अकाउंट हम ओपन करेंगे, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, और यहाँ पे डाल देंगे कि जितने पर भी उन्होंने गुड्स सेल किया, मान लेते हैं 10,000 रुपीज़ के गुड्स सेल किए हैं तो 10,000 रुपीज़। तो क्योंकि अब मैंने अपने डेटर को गुड्स भेजे हैं तो मेरा डेटर अकाउंट बड़ा हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, तो हम इसे डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर देंगे, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट 10,000 रुपीज़। सिमिलरली अगर इन ब्रांच ने मेरे गुड्स वापस कर दिए, तो ब्रांच ने हेड ऑफिस को गुड्स वापस कर दिए कि सर आपके गुड्स जो है वो कस्टमर्स को पसंद नहीं आए, तो ये हमारा डेटर जो है वो रिड्यूस करना है, तो क्रेडिट साइड पे रिड्यूस करेंगे। तो गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट जो है यानी कि रिटर्न्स टू एचओ, जो भी गुड्स हमने एचओ को वापस भेजे हैं वो कहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। तो मान लेते हैं कि 2,000 के गुड्स जो है वो हमारे ब्रांच ने हेड ऑफिस को वापस कर दिए, तो 2,000 रुपीज़ यहाँ पे आ जाएंगे। गुड्स सेंड टू ब्रांच, अकाउंट सेम है, बस डेबिट पे डालना है अगर इंक्रीज़ हुआ है और क्रेडिट पे डालना है अगर हमारे गुड्स वापस आए हैं तो। इसके बाद हमने बोला था कि जो भी ब्रांच के खर्चे होंगे, एक्सपेंसेस होंगे, वो हेड ऑफिस बियर करेगा। तो ब्रांच की सैलरी पे करनी है, ब्रांच के रेंट पे करने हैं, टेलीफोन एक्सपेंसेस, टैक्सेस, इलेक्ट्रिसिटी, रिपेयर्स, ये सारे एक्सपेंसेस कौन बियर कर रहा है, हेड ऑफिस बियर कर रहा है। तो हेड ऑफिस क्या कर रहा है कि बैंक से पेमेंट कर रहा है, तो जितने भी खर्चे हेड ऑफिस बियर कर रहा है ब्रांच के, तो वो ब्रांच और हेड ऑफिस के बीच के है ना। भाई खर्चे पे किसको करने थे, ब्रांच को पे करने थे, बट हेड ऑफिस पे कर रहा है, तो हेड ऑफिस क्या करेगा, ब्रांच से वो पैसा लेगा। तो मान लो जो उनके एक्सपेंसेस उन्होंने बियर करे, तो 15,000 के एक्सपेंसेस बियर करे, तो 15,000 रुपये मुझे अपनी ब्रांच से लेने हैं। तो ये सारा अमाउंट मुझे अपनी ब्रांच से लेना है, तो मेरी ब्रांच को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, क्योंकि 15,000 रुपये हमने ब्रांच के बिहाफ पे किए हैं, तो ब्रांच जो हमारा डेटर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा 15,000 रुपीज़ से। सिमिलरली हमने ब्रांच को बोला था कि जो भी कैश आपको रिसीव होता है मुझे डेली बेसिस पर सेंड करना, तो जो भी बैंक अकाउंट से ब्रांच मुझे पैसे वापस देगा तो उसको हम क्या लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे। तो कैश में सेल किया तो जो भी कैश रिसीव होगा वो मुझे हेड ऑफिस ब्रांच भेज देगी हेड ऑफिस को। जो भी डेटर से कलेक्शन हो रही है वो भी जो ब्रांच है वो हेड ऑफिस को अकाउंट में क्रेडिट कर देगी। तो यानी कि दोनों अमाउंट्स ब्रांच जो है वो हेड ऑफिस को डेली बेसिस पर सेंड कर रही होगी। तो मान लेते हैं 20,000 रुपीज़ की कैश कलेक्शन है। तो देखिए अभी तक हमने क्या किया, ओपनिंग बैलेंस लिया एसेट्स का, क्लोजिंग बैलेंस लिया एसेट्स का, जो भी गुड्स हमने अपने ब्रांच को दिए थे वो डेबिट कर दिए क्योंकि ब्रांच जो है वो हमारी इंक्रीज़ हो रही है, डेबिट क्रेडिट कर दिया जो भी गुड्स उसने वापस भेजे थे। ब्रांच के बिहाफ पे जो भी खर्चे हेड ऑफिस ने पे करे तो ये सारा पैसा ब्रांच से लेना है, तो ये डेबिट हो जाएगा। ब्रांच ने हमें कितना पैसा भेज दिया तो वो क्रेडिट हो जाएगा। दोनों साइड्स को टोटल कर लेंगे, तो टोटल करने के बाद या तो हमारा बैलेंस जो है वो इस साइड पर आएगा या फिर इस साइड पे आएगा। तो अगर वो डेबिट बैलेंस बच रहा है तो वो प्रॉफिट हो जाएगा, जिसे हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, जनरल P&L अकाउंट में हेड ऑफिस के। और अगर वो लॉस है तो वो जनरल P&L में अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा किसके, हेड ऑफिस के। तो हेड ऑफिस जो भी अपना एक पूरा P&L अकाउंट प्रिपेयर कर रहा होगा तो वहाँ पे वो डाल देगा कि ब्रांच अकाउंट। तो दिल्ली ब्रांच से कितना पैसा प्रॉफिट हो रहा है, वेस्ट बंगाल ब्रांच से कितना पैसा हो रहा है, चेन्नई ब्रांच से कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो इन सब की अपने जनरल P&L अकाउंट में वो ट्रांसफ़र कर देगा। सो दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ ब्रांच अकाउंट, ओपनिंग बैलेंसेस, क्लोजिंग बैलेंसेस, गुड्स एंड ब्रांचेस एंड ब्रांचेस। अच्छा, अगर हमें कुछ आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ भी गिवन होंगी तो हमें कहाँ पे रिकॉर्ड करनी है। देखिए एसेट का बैलेंस इधर है तो जो भी लाइबिलिटीज़ का बैलेंस होगा वो इधर रिकॉर्ड हो जाएगा। तो अगर क्वेश्चन में आपको क्रेडिटर्स गिवन है तो ओपनिंग के क्रेडिटर्स यहाँ पर आ जाएंगे, ओपनिंग क्रेडिटर्स। सिमिलरली क्लोजिंग के क्रेडिटर्स होंगे तो हम उसे यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे। जनरली क्वेश्चन में आपको गिवन नहीं होता, बट अगर गिवन हो तो यहाँ पे डाल देना, ठीक है। सो दिस इज़ अ फॉर्मेट ऑफ ब्रांच अकाउंट। अब देखिए जब हम ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो काफ़ी सारी आइटम्स जो है वो हमें मिसिंग हो सकती है कि हमें क्वेश्चन में ना गिवन है। फॉर एग्जाम्पल डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस, स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस, या फिर गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। तो ये जो आइटम्स हो सकती है ये क्वेश्चन मार्क हो सकती है, हमें पता ही नहीं है कि हमें कितना डेटर्स क्लोजिंग में बचे हैं, कितना स्टॉक क्लोजिंग में बचा है। तो इन सारी वैल्यूज़ को निकालने के लिए हमें एक्स्ट्रा अकाउंट प्रिपेयर करने पड़ेंगे।
तो वो कैसे प्रिपेयर करेंगे, ऐसे। तो देखिए ब्रांच का डेटर्स अकाउंट जो है वो वर्किंग नोट में प्रिपेयर कर लेंगे, वर्किंग नोट में। अब देखिए ओपनिंग बैलेंस गिवन होगा तो डेबिट साइड पे आ जाएगा। सेम है जैसे हम लोग अपने 11th-12th क्लास में करते थे, ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पर, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पर। हमने जो भी हमने क्रेडिट पे सेल किया है वो इस साइड पे रिकॉर्ड कर देंगे, तो ओपनिंग बैलेंस, क्रेडिट सेल। अब हमारे डेटर्स रिड्यूस किस किस वजह से होते हैं, तो देखिए अगर कस्टमर ने गुड्स वापस कर दिए तो वो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। बैड डेट हो गए तो हमारे कस्टमर्स रिड्यूस हो गए, डेटर्स रिड्यूस हो गए। हमने अपने कस्टमर्स को डिस्काउंट दे दिया तो भी हमारे डेटर्स रिड्यूस हो गए। हमें हमारे कस्टमर से पैसा मिल गया, कैश कलेक्शन हो गया तो भी रिड्यूस हो जाएंगे। और इन दोनों साइड्स को टोटल करेंगे तो हमें मिल जाएगा हमारा बैलेंस कैरी डाउन। तो देखिए या तो ये वाली फिगर मिसिंग होगी या फिर हमारी क्रेडिट सेल्स मिसिंग होगी, तो इन दोनों में से जो सा भी अमाउंट मिसिंग होगा वो हमारा फाइंड आउट हो जाएगा थ्रू दिस ब्रांच डेटर अकाउंट। सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ ब्रांच डेटर अकाउंट। तो अगर क्वेश्चन में आपको कोई सी भी फिगर नहीं गिवन है तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन में हमें क्लोजिंग स्टॉक हो सकता है वो ना गिवन हो, तो हमें ब्रांच का स्टॉक अकाउंट भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो स्टॉक अकाउंट मतलब जो भी उनके पास ब्रांच अपना गुड्स में डील करता है। तो हमें ब्रांच का ओपनिंग बैलेंस गिवन होगा वो डेबिट साइड पे आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस गिवन होगा वो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। स्टॉक के लिए हम ऐसे ही प्रिपेयर करते हैं ना, ओपनिंग दिस साइड एंड क्लोजिंग दिस साइड। अगर गुड्स आए हैं ब्रांच के पास तो हमें ब्रांच के स्टॉक को इंक्रीज़ करना है, तो इंक्रीज़ करने के लिए हम डेबिट कर देंगे कि हमें हेड ऑफिस से कितने गुड्स आए हैं। मान लीजिए 10,000 के गुड्स आए हैं तो 10,000 डेबिट हो जाएगा। फिर हमारे कस्टमर्स ने ब्रांच को स्टॉक वापस कर दिया। अब ब्रांच ने अपने कस्टमर्स को गुड्स सेल किया था, कस्टमर्स को पसंद नहीं आया तो कस्टमर्स ने गुड्स वापस भेज दिए, तो फिर से हमारा स्टॉक जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो मान लेते हैं 2,000 के गुड्स हमारे वापस आ गए तो हमारा स्टॉक बढ़ गया 2,000 से। ओपनिंग में मेरे पास 15,000 का स्टॉक था, तो ओपनिंग वॉज दिस, गुड्स रिसीव हुए हेड ऑफिस से ये वाले, और हमारे कस्टमर्स ने हमें 2,000 के गुड्स वापस रिटर्न कर दिए, तो ये सारे से क्या हुआ, हमारा जो स्टॉक था वो इंक्रीज़ हो गया। अब कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे हमारा स्टॉक डिक्रीज़ होगा। अगर हमने गुड्स जो है वो वापस हेड ऑफिस को सेल कर दिए तो हमने उनको गुड्स भेज दिए, तो मैंने उनको 3,000 के गुड्स भेज दिए। मैंने कहा सर ये गुड्स पसंद नहीं आए तो ये वापस हम आपको सेंड कर रहे हैं, तो गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट 3,000 रुपीज़। हमने कस्टमर्स को सेल कर दिया कैश पे तो वो भी क्रेडिट हो जाएगा। हमने अपने क्रेडिट सेल करी तो ब्रांच डेटर्स अकाउंट क्रेडिट सेल हो जाएगी, और इन दोनों अकाउंट्स को टोटल करने के बाद जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा वो हमारा बैलेंस कैरिड डाउन हो जाएगा। तो हमें यही फाइंड आउट करना था, और दोनों का टोटल करने के बाद इस साइड पे बैलेंस बचेगा तो वो हमारा हो जाएगा बैलेंस कैरिड डाउन। सो दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच डेटर्स अकाउंट एंड ब्रांच अकाउंट कि हमें किस तरीके से ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करना होता है। अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे।